हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास हिंदी मीडियम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 4.1 तक के क्वेश्चन हम इससे पहले वाली क्लास के अंदर कंप्लीट सॉल्व कर चुके थे। आज हम 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, x² - 3x - 10 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो x की वैल्यू आएगी उसे ही हम इस समीकरण के मूल कहते हैं। तो देखो भाई, ये कौन सी इक्वेशन है? द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में x की मैक्सिमम जो घात है वो 2 होती है, तो इसके 2 ही रूट्स होंगे, 2 ही मूल होंगे। अब उसको निकालने के लिए विधि हमें गुणनखंड का प्रयोग करना है। और मैंने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको कराया था तो इसकी सभी विधियों के बारे में आपको बताया था कि गुणनखंड विधि वही विधि है, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आपने सेकंड चैप्टर बहुपद में पढ़ा था। सेम उसी प्रकार की इस विधि है। अब देखो कैसे करते हैं इसको। x² के गुणांक और अचर पद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का गुणांक 1 है, अचर पद -10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आएगा? 10 आएगा। अब इस -10 के ऐसे 2 आपको टुकड़े करने हैं कि उन 2 ही टुकड़ों को, जिसको कि हम फैक्टर कहते हैं, मल्टीप्लाई करें तो -10 बन जाए और उन 2 टुकड़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ने या घटाने पर ये मिडिल टर्म x का गुणांक -3 आ जाए। x का गुणांक -3। तो देखो ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं इसके टुकड़े हो सकते हैं आपके 5 × 2 = 10। अब 5 और 2 रखेंगे तो ये प्लस का 10 आएगा, लेकिन हमें चाहिए किसका? माइनस का 10। तो किसके आगे माइनस का साइन लगाएं? अगर आप इसके आगे माइनस का साइन लगाते हो जब भी -10 बन जाएगा, और इसके आगे माइनस का साइन लगाओगे तब भी माइनस का 10 बन जाएगा। बट हमें किसके आगे लगाना है, ये हमें देखना है कि x का जो गुणांक है वो किसमें चाहिए, हमें -3 आना चाहिए। तो आप -5 के आगे लगाइए, क्योंकि -5 में आप 2 ऐड करेंगे तो -3 बन जाएगा। तो इस -3 के स्थान पर आप ये 2 टुकड़े रख सकते हैं, -5 और 2 रख सकते हैं नहीं? तो देखिए ये क्या बन जाएंगे भाई। तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर, गुणनखंड विधि से, तो देखो x² - 3x के स्थान पर मैं रख रहा हूँ -5x और +2x, -10 = 0। क्योंकि आप -3 के स्थान पर -5 और 2 रखेंगे और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर बनेगा। अब इसमें आप 2 नंबर्स के जोड़े बना देंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकंड लास्ट के 2 टर्म्स। अब इन दोनों के अंदर देखो आप कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा इन दोनों में से x, और क्या बचेगा? x - 5। यहाँ से भी आपका 2 कॉमन आ जाएगा और x - 5 = 10। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? x - 5 और x - 5 दोनों ब्रैकेट आपके सेम हैं, बोथ ब्रैकेट्स आर सेम। देन वी गेटिंग x - 5 एज ए कॉमन नंबर, तो हम इसको कॉमन रूप में ले रहे हैं x - 5। तो यहाँ बचेगा x + 2 = 0। ये बाहर आ गया तो यहाँ x बचा, ये बाहर आ गया तो +2 बच गया। तो ये इसके 2 गुणनखंड हो गए। लेकिन हमें क्या निकालना है भाई? इसके मूल निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये दोनों फैक्टर आपके 0 के इक्वल हैं। जब ये दोनों फैक्टर आपके 0 के इक्वल हैं, इसमें इट मीन्स या तो ये फैक्टर आपका 0 हो या फिर ये फैक्टर 0 हो, तभी ये सेटिस्फाई हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? यदि x - 5 = 0 हुआ तो x = कितना होगा? 5 होगा। और यदि
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। तो इस प्रकार से हम ये दो फैक्टर हैं जो दो फैक्टरों से दो रूट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों रूट ऐसे हैं, इनको अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो ये इस इक्वेशन को, इस समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे। जैसे आपने x इज इक्वल टू 5 रखा यहाँ पर, तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ 5 रखेंगे तो माइनस के 15, तो -15 और -10 कितने हो गए, माइनस के 25 और यहाँ प्लस के 25, तो दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया 0। ऐसे आप -2 बीच में रखेंगे तब भी ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारे क्या है, इसके दो मूल हैं, किसके, इस समीकरण के। तो आपका 4.2 है, इसके सभी पार्टों को आप इसी तरीके से करेंगे। अब आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। तो उदाहरण नंबर जो आपका 1 है उसके अंदर कुछ समस्याएं दे रखी हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। तो ये आप एग्जाम्पल को देखिए और एग्जाम्पल को देखकर उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट सॉल्व कर रखी हैं, तो वहाँ से क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका योग करें तो 27 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो 182 हो। तो देखो भाई जब दो संख्याओं का योगफल आपका 27 है, तो अगर उसमें से एक संख्या को हम x मान देंगे तो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, देखो पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि दो संख्याओं का योग 27 है, अगर एक संख्या x है तो दूसरी 27 माइनस x होगी। अगर एक संख्या को हम x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी होगी 27 माइनस x, क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 27। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है, यानी एक संख्या तो x और दूसरी संख्या हमारे पास आई 27 माइनस x। अब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो वो कितना होना चाहिए 182 इस प्रश्न के अनुसार। तो इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, इसीलिए x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। अब ये हमारे पास में एक इक्वेशन फॉर्म आ गई, एक रैखिक समीकरण की जैसा आपको दिखाई दे रहा है। अब इस ब्रैकेट को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। देखिए भाई इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 27, तो क्या होगा 27x और x इंटू माइनस x तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसके अंदर इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में रखेंगे
यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो उस व्यापक रूप में इसको हम लिख लेंगे। तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पर जो -x² है वो किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, और ये प्लस का किसका होना चाहिए, माइनस का। तो और ये वाले टर्म है जो कांस्टेंट है वो इधर को आना चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 27x - x² - 182 = 0। अभी भी ये व्यापक रूप में नहीं है, यानी कि x² का जो पद है वो किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो इस पूरी समीकरण को मैं माइनस से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देता हूँ। तो समीकरण को दोनों साइड माइनस से गुणा करने पर, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, देखिए इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस की संख्या हो जाएगी माइनस की, और माइनस वाली हो जाएगी प्लस की, और प्लस की संख्या को हम पहले लिखेंगे तो ये x², ये बन जाएगी माइनस की 27x, और ये हो जाएगा प्लस का 182 = 0। अब ये हमारे पास में जो द्विघात समीकरण है ये उसका व्यापक रूप आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन से मेथड से, गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। तो देखो भाई कैसे लिखेंगे अब इसको। तो गुणनखंड विधि के लिए हमें x² का जो गुणांक है 1 है, 1 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। और 182 के आप फैक्टर करके देखो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -27 आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे भाई। तो इसको हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं, पीछे 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 × 9 = 18 और 2 × 1 = 2। अब ये आपका हो जाएगा 7 से डिवाइड, 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21, और फिर 13 से जाएगा ये। तो देखो दो फैक्टर कौन से बन सकते हैं, 2 × 7 14, और ये कितना हो गया 13 है। तो 14 और 13 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा, और 14 और 13 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। लेकिन हमें किसका चाहिए 27, माइनस का। तो इन दोनों के आगे माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि माइनस के 14 और माइनस के 13 भी माइनस के 27 होते हैं। तो देखिए अब ये दो फैक्टर हमने डिसाइड कर लिए, उनको यहाँ पर रख देंगे। तो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि का प्रयोग करने पर x² माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 = 0। अब आपको दोनों नंबर्स के पीएल बनाने हैं, और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x - 13 इधर से -14 कॉमन आ जाएगा, और x - 13 = 0। अब देखिए क्या कॉमन आएगा, x - 13 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा x - 14 = 0। अब देखिए दोनों जो फैक्टर हैं ये 0 के इक्वल हैं, तो ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। यदि x - 13 = 0 तो x बराबर 13, और x - 14 = 0 तो x = 14। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, यानी कि x आपका एक संख्या है आपकी कितनी 13, और दूसरी संख्या कितनी है 14। अगर आपने इसमें से एक संख्या को x मान रखा है 13, तो दूसरी संख्या 27 - x करेंगे तो वही 14 आएगा। तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे, 13 और 14। अतः वे दो संख्याएं
13 और 14 होंगी। 13 और 14 होंगी। तो भाई इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सभी में यही तरीका है। तो एक क्वेश्चन नोट करा देता हूँ मैं, बाकी का आप स्वयं कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन 4, 5 आप स्वयं से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या हो रहा है कि कुटीर उद्योग के अंदर कुछ बर्तनों का निर्माण किया जा रहा है और बर्तनों का निर्माण हो रहा है। तो कोई एक विशेष दिन में ये देखा गया कि जो प्रत्येक नग है, जो एक बर्तन है, उसकी निर्माण जो लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है और टोटल जो निर्माण लागत है वो 90 रुपये है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि उस विशेष दिन में जो बर्तन निर्मित किए गए उनकी संख्या x है और प्रत्येक नग की जो लागत है ये भी हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है। कितनी है भाई? x है। कि उस विशेष दिन जो बर्तन बनाए गए उनकी संख्या x है। तो प्रश्नानुसार प्रत्येक बर्तन की संख्या कितनी होगी भाई? यह कहना है कि जो भी बर्तन उस दिन निर्माण किए गए उनके दुगने से 3 अधिक। तो x का दुगना कितना हो गया? 2x और उससे भी 3 अधिक, तो उसमें 3 और जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2x प्लस का 3 रुपीज। तो ये आपका प्रत्येक जो बर्तन है उसकी प्रत्येक बर्तन की लागत है। सॉरी भाई, यहाँ संख्या की जगह क्या आएगी? लागत। प्रत्येक बर्तन की लागत 2x प्लस 3 है। अब क्या कहता है आगे? उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है। तो कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे भाई? एक जो बर्तन है उसकी तो कीमत है 2x प्लस 3 और उस दिन कितने बर्तनों का निर्माण हुआ? x बर्तनों का, यानी कि जैसे 20, 100, 50 कोई भी संख्या होगी। तो हम 2x प्लस 3 को x से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी। तो कुल निर्माण लागत क्या होगी भाई? x इंटू 2x प्लस 3 और ये प्रश्नानुसार कितना है? ये दे रखा है 90 रुपये। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 90। इसीलिए x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x को 2x है, 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले आएंगे -90 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और प्रत्येक बर्तन की क्या आ जाएगी? लागत आ जाएगी। तो देखो भाई, तो इस x स्क्वायर के गुणांक 2 को -90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये माइनस का 180। अब इस माइनस के 180 के आप फैक्टर करके देखिए
ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए। तो ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई? 2 से तो ये आएगा 90, फिर 2 से 45, फिर 5 से 9 और फिर 3 से 3 और 3। अब देखो इसका कॉम्बिनेशन बना के देखो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो 5 या 15 और भाई 15 दूनी 30, 30 में से 3 दूनी 6 माइनस करेंगे तो 3 नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 3 दिया 9, 20 में से 9 हटाएंगे तो भी 3 नहीं आएगा। और देखो और क्या हो सकते हैं? 3 या 9, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, फिर भी 3 नहीं आएंगे। और देखो क्या क्या हो सकता है आपका? तो 3 या 9 और 9, अगर इन दोनों को देते हैं 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, इस प्रकार से भी इसके नहीं बन पाएंगे। तो देखिए आपके हम इसको ऐसे करके देखें, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। तो 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये इसके दो फैक्टर बन गए आपके, कौन से? 15 बन गया और एक आपका 12 बन गया। तो वही लिखेंगे इसको, तो 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए भाई यहाँ से आपको 2 2 के पेयर बन जाएंगे, तो इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 15, सॉरी x कॉमन आएगा ओनली, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा? 2x प्लस 15 और यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा माइनस का 6, माइनस 6 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 2x और ये प्लस का 15 इक्वल टू 0। 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 15। अब देखो यहाँ से2x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, तो 2x 15 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट आपके 0 के इक्वल है, तो ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। अगर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2, और अगर ये 0 हुआ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6। तो आपका ये तो x की वैल्यू माइनस 15 अपॉन 2 हो नहीं सकती, क्योंकि बर्तनों की संख्या और संख्या हमेशा एक कंप्लीट नंबर होता है और नंबर में से, तो ये माइनस की संख्या ये तो हो नहीं सकता, तो x इज इक्वल टू 6 होगा। तो बर्तनों की जो संख्या होगी वो 6 होगी और प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी होगी? x की वैल्यू 6 यहाँ पे रखेंगे, 6 दिन बाद आती है 15, तो प्रत्येक बर्तन की लागत 15 रुपये होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या 6 है और प्रत्येक नग की लागत 15 रुपये है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ से आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनको कंप्लीट आप प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।